हेलो क्लास, वेलकम टू एग्रो लर्नर। मैं अजीत चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि आज जो लास्ट क्लास हमने ली थी उस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा जो 2020 और 21 में जो आप 12th की एग्ज़ाम होगी उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वापस से एक बार मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जो हमारा चैप्टर इकाई फर्स्ट का जो चैप्टर 1 था, सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, यह चैप्टर आप लोगों का बिल्कुल ही एग्ज़ाम में नहीं आएगा। उसके अलावा जो सेकंड चैप्टर था जैविक खेती, वह भी आप लोगों का एग्ज़ाम में नहीं आएगा। उसके अलावा इकाई सेकंड का जो चैप्टर था 7 नंबर, फलोत्पादन का महत्व, स्थिति एवं भविष्य, वो चैप्टर भी आप लोगों के बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके अलावा जो इकाई थर्ड है, जो जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आती है, उसमें जो 12th चैप्टर है पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व, ये चैप्टर भी आप लोगों के बिल्कुल नहीं आ रहा है। उसके अलावा हमारी जो 13 चैप्टर है नस्लें, उसमें से कुछ कुछ नस्लें नहीं आ रही है, जैसी बकरी की नस्लें नहीं आ रही हैं, ऊँट की कुछ नस्लें नहीं आ रही हैं। उसके अलावा और सारी जो नस्लें हैं वो आ रही है। तो मोस्टली ये 5 चैप्टर्स आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं। और जो चैप्टर आप लोगों के आ रहे हैं उसका नाम मैं बताता हूँ। जो पहला चैप्टर है वो है सिंचाई, उसके बाद में सेकंड चैप्टर है खरपतवार, उसके बाद में नेक्स्ट जो हम बात करते हैं शुष्क खेती, परिभाषा एवं महत्व एवं सिद्धांत, शुष्क खेती की परिभाषा, महत्व और उसके क्या क्या सिद्धांत है, फसलोत्पादन। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रवर्धन, फलोद्यान प्रबंधन, फल उत्पादन, फल परिरक्षण, पशु रोग, दुग्ध विज्ञान, ये आप लोगों के ये चैप्टर जो हैं आ रहे हैं। और कुछ नस्लें हैं वो भी आप लोगों के आ रही हैं। तो इन चैप्टर्स का वेटेज की अगर हम बात करेंगे तो वेटेज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्स 6 मार्क्स के मोस्टली सारे चैप्टर्स हो गए हैं। तो आइए बात करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर 3 है ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में हम जो पहला चैप्टर जो 2020 में आप लोगों का जो पहला चैप्टर हो गया है वो आपका चैप्टर हो गया है इरिगेशन। इरिगेशन की हम बात करते हैं कि सिंचाई क्या होती है। सिंचाई की अगर हम बात करते हैं, देखिए कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो कि ह्यूमन बींग होते हैं, लिविंग बींग होते हैं, जैसे कि या पौधों की बात कर ले या किसी पेड़ की बात कर ले या मनुष्य की भी बात कर ले, तो जो भी जीव जंतु होते हैं उन्हें जो अपनी लाइफ होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होती है वो पानी की आवश्यकता होती है। अब कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब मूवेबल होते हैं, मतलब खुद अब मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से वो खुद अपने अकॉर्डिंग ही खुद अपने लिए पानी ढूंढ लेते हैं। बट क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपने खुद ही क्या करते हैं, खुद की जगह पे ही वो ग्रोथ करते हैं। उसे कहते हैं हम लोकोमोशन, जिसकी वजह से वो क्या है, खुद की जगह पर हमेशा ही रहते हैं। और वहाँ पर अगर उन्हें पानी अवेलेबल नहीं होता है तो हम उन्हें पानी कृत्रिम रूप से जो पानी देने की क्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो जो पौधे होते हैं, सिंचाई की डेफिनेशन की बात करते हैं कि पौधे को वृद्धि के पौधे की वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, मृदा में आवश्यक नमी को संरक्षण करने हेतु कृत्रिम रूप से जो पानी देने की क्रिया होती है उसे ही सिंचाई कहा जाता है। इट मीन्स कि हम जो पौधे को आर्टिफिशियली, मतलब कृत्रिम रूप मतलब हम खुद के द्वारा वहाँ पे पानी देंगे। पानी देने के लिए पानी क्यों देते हैं, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो नमी बनाए रखते हैं, क्योंकि नमी से ही वो पौधा क्या करता है, नमी बनी रहेगी तो साथ में उर्वरक और जो भी खाद वगैरह जो भी आवश्यक पोषक तत्व है वो पानी के साथ में ही वो अवशोषण करता रहता है। इस वजह से ही ऐसी जो पानी देने की प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, जिससे कि पौधे की निरंतर वृद्धि होती रहे, उसे आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिंचाई का क्या उद्देश्य होता है, क्यों हम सिंचाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई के उद्देश्य के बारे में। तो सिंचाई का उद्देश्य क्यों होता है, सिंचाई के उद्देश्य मतलब क्या हमारा रीज़न होता है जिसकी वजह से कि हम पानी पिलाते हैं। देखिए, अगर हम डेली लाइफ में अगर बात करते हैं तो अगर हम एक दिन पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो ग्रोथ करना बंद कर देगी। वैसे ही जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर भी जो वृद्धि होती है, वृद्धि किसकी वजह से होती है, पानी हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। उसके अलावा जो मिट्टी के अंदर जो भी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं उनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि वो सारा जो अवशोषण करते हैं वो किससे करते हैं, पानी की सहायता से ही करते हैं। तो सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार हैं। मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करना, मतलब अगर मिट्टी में नमी नहीं होगी तो क्या होगा, पौधे जो हैं अपने जो पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाएंगे। दूसरा है फसल को सूखे से बचाकर उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु। अगर मान लो हम कोई पौधा हमने उगा दिया और हम उसे पानी नहीं देंगे, आवश्यक नमी की
पूर्ति नहीं होगी तो वो पौधा क्या करेगा, अच्छे से उत्पादन नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम फसल को, अपनी फसल जो है उसको सूखे सूखे से बचाएंगे। सूखे से बचाने से क्या होगा, उसका उत्पादन हम फिक्स कर लेंगे कि हाँ ये फसल हमारी उत्पादन देगी। क्यों देगी, तब ही वो उत्पादन देगी जब वो वहाँ पर नमी, उसको आवश्यक नमी इजीली अवेलेबल होती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडल को ठंडा रखकर पौधे की वृद्धि के अनुकूल बनाना। जैसे ये देखिए कि जब भी पानी इवोपरेट होता है, कूलर का क्या सिस्टम होता है, कूलर के अंदर पानी इवोपरेशन होता है। जैसे ही पानी इवोपरेट होता है तो वो कूलिंग क्रिस्टल्स वहाँ पर छोड़ जाता है, जिसकी वजह से ठंडक, जो तापमान होता है उसमें कमी होती रहती है। और जब तापमान, अनुकूल तापमान बना हुआ होता है तो पौधे जो है अपनी वृद्धि को आसानी से करते रहते हैं। लवणों का निक्षालन करने के लिए क्या है कि जो क्षार होते हैं और जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, लवण, जो मिट्टी के अंदर लवण हो जाते हैं वो नीचे जाने के लिए हमें उनको मिट्टी के अंदर पानी की जो नमी की मात्रा है, जैसे ही हम पानी देते हैं तो लवण क्या करते हैं, निक्षालन मतलब नीचे की तरफ, निचली परतें जो होती है मिट्टी की उसमें चले जाते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है फसल को पाले से बचाने हेतु। क्योंकि अगर फसल को पाले से हम नहीं बचाएंगे, क्योंकि जो जितना भी हमारे पौधे के अंदर क्या है, पानी उपलब्ध है, वो क्या करता है, पाला पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पानी जो स्टेम होता है, मतलब जो तना होता है फसल के अंदर, उसमें जो है बर्फ़ जम जाती है। उसकी वजह से अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर पानी रहेगा तो वहाँ पे वो पाला नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा की ऊपरी परत को नमी रखकर और उसमें कृषण क्रियाएं हुई। तो अगर हम मान लो किसी भी भूमि है उसमें पानी नहीं देंगे बहुत टाइम से, तो क्या होगी, ऊपरी परत जो है मिट्टी की वो कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, और जिसके वजह से हम कोई भी कृषि क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। तो कृषि क्रियाओं के अनुकूल बनाने के लिए भी हम जो ऊपरी परत है उसको क्या करते हैं, नरम बनाए रखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें सिंचाई कब करनी चाहिए। सिंचाई कब करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो सिंचाई दो तरीके से हम सिंचाई कर सकते हैं। एक तो सिंचाई किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि पौधे के आधार पर, मतलब पौधे की दशा को देखकर कि पौधा मुरझा रहा है या पौधा स्वस्थ है, उसके हिसाब से भी हम पौधे को सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरा है मृदा में नमी के आधार पर। तो मृदा की नमी मतलब मिट्टी के अंदर कितने अमाउंट में नमी है या नहीं है, उसके आधार पर हम जो है मिट्टी के, जैसे कि देखिए पौधे के आधार पर की अगर हम बात करते हैं तो पौधे के आधार पर हमें पौधे में जल की मात्रा होती है या जल विभव होता है, उसकी जल मात्रा को मापकर हम कर सकते हैं। उसके साथ हमें जल की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। जल के कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं उसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ कि कैसे जो है पौधे में जो है लक्षण, जल कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ पौधे की ब्राह्मण स्थिति, मतलब बाहरी जो स्थिति को देखकर हम पौधे की क्या करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। या तो प्रातःकाल के समय या दोपहर के समय, जब भी हम किसी खेत में जाएंगे या हम हमारे घर के बाहर भी जो पौधे लगे हुए हैं उन पौधों में क्या करेंगे, उन पौधों की जो पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है। अगर पत्तियां मुरझाई हुई हमें दिखाई देती है तो हमें सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि हमारे पौधे को बहुत ही ज़्यादा क्या है, पानी की आवश्यकता है, नमी की आवश्यकता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं कि पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें जल की मात्रा नापकर, जल की मात्रा कैसे नापेंगे, जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें क्या करते हैं, जल की मात्रा को सही नापकर सिंचाई करने का उद्देश्य होता है। मतलब कि हम पौधे की जो पत्तियां होती है उनके अंदर हम क्या करेंगे, जल विभव की मात्रा यानी जल की मात्रा को मापकर हम सिंचाई कर देते हैं। ये दूसरी सिंचाई का मेथड है। तीसरी हम बात करते हैं पत्ती का तापमान मापकर। पत्ती का तापमान को हम माप के ये देखेंगे कि पत्ती के तापमान मापने से क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि बात करते हैं हम मिट्टी या पौधे में जब भी पानी की कमी होती है तो जो पत्तियां होती हैं उनके रंध्रावकाश होते हैं वो पूर्णतः बंद हो जाते हैं, मतलब जो रंध्रावकाश बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी पत्ती का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से हम पत्तियों का जो तापमान माप कर भी क्या करेंगे, सिंचाई कर देंगे। नेक्स्ट है फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के समय। क्रांतिक अवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो सारी जो फसलें होती हैं उनमें जैसे अलग अलग फसल होती है उसमें कुछ एक निश्चित समय होता है जिस उस समय में वो क्या करती है, वहाँ पे कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है फसल की जिसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पौधे को पानी की आवश्यकता होती है जिससे हमारी उपज कम हो जाती है। ऐसी स्थितियों में जिस समय हम सिंचाई करते हैं उन सिंचाइयों को हम क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी फसलों में अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं होती है। गेहूँ होता है, जौ, चना, सरसों, अलसी, गन्ना, मक्का, धान, मूंगफली, तंबाकू, कपास आदि सब में अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं होती है। जैसे कि मैं मक्का की बात करूं तो नर मंजरी आते समय, मतलब जो नर पुष्प आते समय हमें क्या करना चाहिए, मक्का में
की क्रांतिक अवस्था है उस समय हमें सिंचाई करनी चाहिए। उसके अलावा जो भुट्टे बनते हैं मक्का में उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो है सिंचाई करनी चाहिए। तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू में जो चुटाई करते समय हमें क्या करनी चाहिए, तंबाकू के अंदर हमें चुटाई करते समय क्रांतिक अवस्था है, इसी में हमें पानी की जो है सिंचाई करनी चाहिए। आलू की बात करते हैं तो आलू में अंकुरण के समय, उसके अलावा कंद बनने की प्रारंभिक समय पर जो है हमें सिंचाई करनी चाहिए। कब गन्ने की अगर हम बात करते हैं तो गन्ने में अंकुरण होते समय, उसके अलावा कल्ले निकलते समय और बढ़वार के समय, ये क्रांतिक अवस्थाएं हैं, इन समय में हमें सिंचाई करनी चाहिए। चने की अगर बात करते हैं, चने में अगर फूल आने से पहले हमें सिंचाई करनी चाहिए और फलियां बनते समय भी हमें क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। जौ की बात करते हैं तो जौ में सबसे पहले जो बुआई के 30 दिन बाद में हमें सबसे जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है उसमें हमें सिंचाई करनी चाहिए, और जो दाना भरते समय हमें जो जौ की फसल है उसमें सिंचाई करनी चाहिए। ऐसे ही मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली की जो फसल होती है उसमें सुइयां बनने से मूंगफली बनने तक का जो समय होता है उसमें हमें सिंचाई करनी चाहिए। और बात करते हैं हम जैसे कि कपास की बात करते हैं तो कपास में डोडे वाली शाखाएं बनते समय हमें उसकी सिंचाई करनी चाहिए। उसके अलावा फूल आते समय भी हमें उसकी सिंचाई करनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ क्रांतिक अवस्थाएं थी। इन क्रांतिक अवस्थाओं में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसे क्या करें, सिंचाई करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा की नमी के आधार पर। मृदा की नमी के आधार पर मान लीजिए मिट्टी की नमी हमें कैसे पता चलेगी, तो मिट्टी की नमी हमें कैसे पता चलेगी उसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ कि जो मिट्टी है, मिट्टी में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसकी ऊपरी परत जो होती है, मिट्टी की ऊपरी परत, वो हमें ये दिखा देती है कि हाँ हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर पानी की मात्रा उपलब्ध है या नहीं है। तो मतलब ऐसी मिट्टी जो हम जो पौधे की ऊपर से हमें दिखा देती है इजीली। और अगर मान लो मिट्टी में अगर आवश्यक नमी नहीं होगी तो पौधा ऑटोमेटिकली मुड़ जाता है। जैसे कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में जो नमी होती है उसकी कमी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण मिट्टी के अंदर जो नमी होती है उसकी कमी हो जाती है, और इसके कारण धीरे धीरे अस्थायी ग्लानि बिंदु पर जो है हमारी मिट्टी आने लग जाती है। अस्थायी ग्लानि बिंदु वह बिंदु होता है जिसके अंदर हमारा मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जिससे कि पौधे की जो वृद्धि होती है उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें फसल में क्या करना चाहिए, पहले से ही सिंचाई कर देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की सिंचाई कितनी करनी चाहिए। तो सभी जो फसल है उनकी अलग अलग जलमांग होती है। फसल की जो है सिंचाई कितनी करनी चाहिए, तो फसल की सारी जो फसलें होती हैं उनकी अलग अलग जलमांग होती है। उन जलमांग के अनुसार ही हमें फसलों की सिंचाई करनी चाहिए। उसके अलावा कौन से समय में सिंचाई करनी चाहिए, जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं फसलों की उस समय में हमें सिंचाई करनी चाहिए। क्रांतिक अवस्थाएं वे अवस्थाएं होती है जिस समय में हमारी फसल को बहुत ही ज़्यादा जल की मतलब पानी की आवश्यकता होती है, वे ही क्रांतिक अवस्थाएं होती है। और वो उन क्रांतिक अवस्थाओं में अगर हम सिंचाई नहीं करते हैं तो उससे हमारी फसल में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और हमारा जो ज़्यादा उत्पादन होता है वो उत्पादन कम हो जाता है। जैसे कि बात करें, कुछ फसलों की किस्में होती है जिन्हें बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भूमि की किस्म के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भूमि की किस्म किस तरीके की है। अगर मान लो काली मिट्टी है तो उसमें बहुत कम हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई का समय भी है जो भी ये बताता है कि हमें सिंचाई कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए, और जलवायु के अनुसार भी हमें सिंचाइयाँ करनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो हम सर्दियों में अगर किसी भी फसल को उगाते हैं तो जो रबी की फसल में हम रबी के सीज़न में हम जो भी फसल लेते हैं उसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो ओस जो पड़ती है जिसकी वजह से भी आवश्यक नमी इजीली मिल जाती है, मतलब लंबे टाइम तक बनी रहती है नमी की मात्रा। इसलिए हमें जो है फसल की जलमांग के अनुसार ही हमें सिंचाई करनी चाहिए। फसलों की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं उनमें ही हमें सिंचाई करनी चाहिए। उसके अलावा फसल की किस्म, भूमि की किस्म और बुआई का समय, जलवायु के अनुसार भी हमें क्या करना चाहिए, सिंचाई करते रहना चाहिए। अब मैं बात बताता हूँ आपको कि कुछ फसलें हैं, उन फसलों में हमारी कितनी कितनी जलमांग होती है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, मूंगफली की अगर फसल है तो मूंगफली की जो फसल है उसकी जलमांग होती है 500 से 700 मिलीमीटर जलमांग उसकी होती है। उसके अलावा आलू की अगर हम बात करते हैं जलमांग की, तो आलू की जलमांग जो है वो भी 500 से 700
मिलीमीटर होती है। उसके अलावा मक्का की फसल की जलमांग की बात करते हैं तो मक्का की फसल की 500 से 800 मिलीमीटर जलमांग है। सोयाबीन की बात करते हैं तो 450 से 700 मिलीमीटर उसकी जलमांग है सोयाबीन की। कपास की अगर हम बात करते हैं तो 700 से 1300 मिलीमीटर जो है कपास की जलमांग होती है। गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो 450 से 650 जो है गेहूं की जलमांग होती है। गन्ने की अगर हम बात करते हैं तो 1500 से 2500 मिलीमीटर जो है गन्ने की फसल की जलमांग होती है। धान की फसल की हम बात करते हैं तो 900 से 2500 मिलीमीटर जो है धान की फसल की जलमांग होती है। तो ये जलमांग थी, अलग अलग फसलों की अलग अलग जलमांग होती है। ऐसा नहीं है कि सारी फसलों की एक ही जलमांग होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी जो जलमांग हो गई, सिंचाई हमें कब करनी चाहिए इसका भी हमें पता चल गया, कितनी हमें सिंचाई करनी चाहिए ये भी हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सिंचाई की विधियाँ, मतलब किन किन विधियों से हम सिंचाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिंचाई की विधियाँ। तो सिंचाई की विधियों की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी जो सिंचाई की विधियों का जो मेथड्स ऑफ इरिगेशंस हैं, सिंचाई की विधियां हैं, जो 6 प्रकार की सिंचाई की विधियां हैं। पहली सिंचाई की विधि जो है वो उसे है चौकेबार द्रोण सिंचाई विधि, उसे हम क्या कहते हैं चेक बेसिन इरिगेशन मेथड भी कहा जाता है। सेकंड जो है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, इसे हम इंग्लिश में बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड भी कहते हैं। थर्ड जो है कूड़ सिंचाई विधि, इसे हम फुर्रो इरिगेशन मेथड भी कहते हैं। फोर्थ है अधोपृष्ठ या अधोभूमि सिंचाई विधि, इसे सब सरफेस इरिगेशन मेथड कहते हैं। फिफ्थ जो है क्षारी सिंचाई विधि, इसे स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड कहते हैं। और लास्ट जो है वो है बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसे ड्रिप इरिगेशन मेथड भी कहते हैं। तो हमें सिंचाई की विधियों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 6 सिंचाई की विधियां हैं। पहली है चेक बेसिन इरिगेशन, सेकंड है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, थर्ड है फुर्रो इरिगेशन, फोर्थ है सब सरफेस इरिगेशन, फिफ्थ है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड और लास्ट जो है वो हमारा है ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले चेक बेसिन इरिगेशन सिस्टम, यानी कि हम किसकी बात करेंगे चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि क्या है तो इसकी बात करते हैं। तो ये जो सिंचाई विधि है इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस जो चौकेबार द्रोण सिंचाई विधि की अगर हम बात करते हैं तो ये जो विधि ऐसी विधि है, ये सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि जो है वही कौन सी है, चौकेबार विधि है। इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, खेल को समतल कर देते हैं। समतल करने के बाद या तो हम वर्गाकार या आयताकार क्यारियों में खेत को विभाजित कर देते हैं। वर्गाकार और आयताकार क्यारियों में खेत को विभाजित कर देते हैं। इसी वजह से इन क्यारियों को जो है हम किस नाम से जानते हैं, चौकेबार विधि के नाम से जाने जाते। इन क्यारियों को जो हमारा जो खेत है उसको हम आयताकार या वर्गाकार क्यारियों में बांट देते हैं, तो इन्हीं क्यारियों को जो है चौकेबार कहा जाता है। और ये क्यारियाँ जो होती हैं खेत में ढाल के अनुसार ही क्यारियाँ बनाई जाती हैं और इनमें जो पानी का बहाव होता है, बहाव के लिए पानी बहने के लिए नालियाँ बनाई जाती है। और जो प्रत्येक अलग अलग चौकेबार होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सभी चौकेबार में आवश्यकता के अनुसार हमें उसमें पानी का उपलब्ध करवा देते हैं। मतलब चौकेबार द्रोण विधि ये एक ऐसी विधि है, ये बहुत प्रचलित विधि है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, खेत को प्लेन करते हैं। प्लेन करने के बाद हम वर्गाकार या आयताकार क्यारियों में खेत को विभाजित कर देते हैं। उसके बाद विभाजित करने के बाद में हम क्या करते हैं, खेत में ढाल के अनुसार क्यारियाँ बनाकर उसमें जो नाली के माध्यम से पानी लेकर आते हैं और वो जो चौकेबार होते हैं, मतलब जो क्यारियाँ होती हैं उनको चौकेबार कहते हैं। और उन चौकेबार के अंदर हम आवश्यकता के अनुसार पानी का प्रोवाइड करवा देते हैं। यही हमारी जो है चौकेबार द्रोणी विधि होती है। अब हम इसकी बात करते हैं इसमें क्या क्या लाभ हैं इस विधि के। तो लाभ की अगर हम बात करते हैं तो समतल भूमि में जल अधिक उपयोग दक्षता प्राप्त करती है। अगर प्लेन हमारी ज़मीन है, प्लेन हमारा खेत है, तो उस प्लेन भूमि के अंदर हम बात करते हैं। प्लेन भूमि के अंदर क्या होता है, जो जल होता है उसकी जल मांग मतलब उपयोग दक्षता मतलब यूज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा बात करते हैं, अगर प्लेन हमारा खेत होगा तो उसमें क्या होगी, जो पानी बहने की समस्या होगी, मतलब एक साइड में पानी के जाने की व्यवस्था होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी हम बात करते हैं, समतल खेत होता है हमारा, इसकी वजह से जो हमारा हम पानी देंगे वो सभी जगह पर समान रूप से हमारा जो जल है उसका क्या होगा, वितरण होगा। मतलब सभी जगह हमारे पूरे खेत में जो है समान रूप से ही हमारा क्या जाएगा, पानी दिया जाएगा। और इस विधि की बात करते हैं तो ये सबसे सरल विधि है। इस विधि के अंदर हम आराम से इजीली पानी दे सकते हैं।
हानियों की बात करते हैं, इसमें क्या क्या नुकसान है इस विधि के। तो इस विधि के नुकसान सबसे पहले बात करते हैं, जो हम नालियाँ बनाते हैं खेत में, उन नालियाँ बनाने में ही हमारे भूमि का एक बहुत ज़्यादा भाग जो है वो कुछ काम में नहीं आता है। उसके अलावा दूसरे हम बात करते हैं, नालियाँ जो हम बना देते हैं उन नालियों में हम किसी भी मशीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, या निराई गुड़ाई करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा जो है कठिनाई, जो परेशानी है वो होती रहती है। कौन सी विधि में? चौकेबार द्रोण विधि में। तो ये मेथड है, ये पहले का मेथड है, इसमें ज़्यादा। अब देखिए बात करते हैं कैसे इस अकॉर्डिंग। देखिए ये रहा आपका एक खेत है, इस खेत के अंदर ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन दिया हुआ है। इस फ्लो ऑफ डायरेक्शन में देखिए आप छोटी छोटी क्यारियाँ बना रखी हैं, वर्गाकार या आयताकार देखिए क्यारियाँ बना रखी है। देखिए ए पार्ट में 3 क्यारियाँ बनाई हुई है, A1 A2 A3। जैसे ही बी पार्ट में दो क्यारियाँ बनाई, बी पार्ट में भी 3 क्यारियाँ बनाई हुई है, B1 B2 B3। ऐसे ही टेम्परेरी बाउंड्रीज बना देते हैं, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर के जो एरियाज़ हैं, इतने एरिया हमारा जो नालियाँ हैं उनमें ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये परमानेंट बाउंड्रीज होती हैं, और अंदर की जो बाउंड्रीज होती हैं वो टेम्परेरी बाउंड्रीज होती है, जिसकी वजह से इन नालियों के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जगह जो है हमारी बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है हमारे, देखिए और बात बताता हूँ आपको। दो हानियाँ हमने बता दी थी। उसके अलावा सतही जल का निकास बाधित होता है। मतलब अगर मान लो हमारे खेत में ज़्यादा पानी भर जाता है, तो ज़्यादा पानी को अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो वो पानी हमारा निकल नहीं पाता है इन क्यारियों की वजह से। दूसरा, खेत में जो हम तैयारी करते हैं उसमें मजदूर की भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत मोटी मोटी परमानेंट बाउंड्रीज हमें बनानी पड़ती है। ये प्रॉब्लम्स थी हमारी किसमें, चौकेबार द्रोण विधि में। अब हम बात करते हैं बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड की। तो उसकी अगर हम बात करते हैं, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि की अगर हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं के खेत में जो है ढाल की दिशा में लंबी लंबी पट्टियाँ बना देते हैं। खेत में लंबी लंबी पट्टियाँ बनाने का क्या कारण है? मान लो हमारा ये स्क्रीन के बराबर का खेत है, तो इसमें पूरी लंबी क्यारियाँ हम बना देते हैं, लंबी लंबी पट्टियाँ हम बना देते हैं। पट्टियों में ऊपर से पानी छोड़ा जाता है और निचले सिरे की ओर पानी बहता है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये पूरा खेत है, ये बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक नाली बना दी, और इस नाली के में पानी आएगा, और उससे हम पूरा जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि बॉर्डर से बी से लेकर और जो 3 नंबर लिखा हुआ है यहाँ से, ऐसे हम एक क्यारियाँ बनाते हैं, लंबी लंबी क्यारियाँ, और इनमें ऊपर से पानी छोड़ा जाएगा, और वो पानी नीचे 3 नंबर तक, यहाँ पर जो लास्ट स्क्रीन है वहाँ तक ऐसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पट्टी की जो पट्टियाँ होती हैं हमारी, उसकी लंबाई चौड़ाई और बहाव जो होता है ढलान के अनुसार होता है, और भूमि की बनावट के अनुसार ही हम क्या करते हैं, पट्टी की जो लंबाई चौड़ाई है उसको बनाते हैं। उसके अलावा ऐसी ये जो विधि है, इस विधि में जो पास पास में बोई जाने वाली फसलें हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जो पास पास, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ऐसी फसलों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं। अधिक जल मात्रा को हम आसानी से प्रयोग में किया सकते हैं। मान लो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी है, तो उस मेथड के लिए ये विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, और जब ज़्यादा जल होता है तो उसको हम आसानी से प्रयोग में ले सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि देखिए, जैसे पहले वहाँ पे परमानेंट बाउंड्रीज बनाई थी, वैसे परमानेंट बाउंड्रीज इसमें नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मशीन का हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, या निराई गुड़ाई के लिए भी हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं, निराई गुड़ाई भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेड़ों व नालियों में रखरखाव का कम खर्च होता है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट जो मेड़ नालियाँ होती है वो बनती नहीं है, टेम्परेरी होती है, तो उसमें ज़्यादा हमारा खर्च नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं इसमें जल निकास की, तो जल निकास भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो खेत होता है उसमें हमें क्या मिलती है, ढलान नुमा मिलती है, जिसकी वजह से हम जल को है आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ हानियाँ हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, ऊबड़ खाबड़ भूमि में यह विधि संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऊबड़ खाबड़ भूमि होगी तो उसमें जो है हमारा एक छोर से हम पानी देना स्टार्ट करेंगे, और ऊबड़ खाबड़ खेत होगा तो हमारा समतल खेत नहीं होगा या ढलान नुमा नहीं होगा, तो उसकी वजह से पूरे खेत, जो हमारा खेत है उसमें पानी आसानी से नहीं जा पाएगा। दूसरा है, जल प्रवाह या मात्रा कम होने पर सिंचाई संभव नहीं है। अगर मान लो हमने क्या किया, हमारा जो जल प्रवाह है, मतलब जो पानी का स्पीड है या पानी की मात्रा हमारी कम है, तो उस समय हमारी सिंचाई ये नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाएगी सिंचाई? इस वजह से सिंचाई नहीं हो पाती है क्योंकि हमारी जो क्यारियाँ होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती है। देखिए
इस तरीके की हमारी क्यारियाँ होती हैं और इन क्यारियों में ये देखिए ये डार्क ब्लू कलर है, वहाँ पर हमें क्या करते हैं, वहाँ से हमें पानी का फ्लो करवाते हैं, पानी अंदर जाता है और लंबी लंबी क्यारियों में ये पानी समान रूप से आगे चलता रहता है। और अगर मान लो ज़्यादा पानी अगर भर जाता है तो वो यहाँ से वो पानी का निकास होता है। एक समान जल प्रवाह संभव नहीं होता है। इस विधि में जो है हमारी ये विधि है, कौन सी है, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड। इसमें एक समान पानी जो है वो उसका बहने का संभव नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए एक साइड में पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, दूसरे साइड में कम होता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। ये हमारा जो है ये बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड जो है उसका ये डायग्राम है। ये ब्लू लाइन से यहाँ पे पानी को हम अंदर लेकर जाते हैं और वापस पानी अगर ज़्यादा अमाउंट में भर जाता है तो वो यहाँ से वो पानी निकल जाता है। इसमें ढलान नुमा होती है। एक फिक्स लेवल में हम अपने खेत की लंबी लंबी क्यारियाँ बनाते हैं जिसमें ये पानी हम इजीली प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आज हमने दो इरिगेशन मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट जो था वो था चेक बेसिन इरिगेशन मेथड, सेकंड जो था वो बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड। कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फुरो इरिगेशन मेथड, सब सरफेस इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड और ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये 4 मेथड्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में फैला दें। ये आज की फर्स्ट वीडियो है और आपकी डेली वीडियो जो है वो 4 बजे आएगी डेली से अब से, क्योंकि 7 बहुत लेट हो जाते हैं और स्टूडेंट जो हैं वो अपना शेड्यूल मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आप लोगों का जो टाइम है सिलेबस का वो चेंज कर दिया गया है। डेली आप लोगों की वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। तो जो हमारा चैनल है एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर कर दें, फैला दें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।